नमस्कार साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। देखिए, एसएससी जीडी की जो एनालिसिस है आप लोगों की चल रही है। मैं आ चुका हूं लाइव। आप लोग शानदार तरीके से एग्जाम करके आ रहे हैं और आप लोगों के लिए जो आपके माध्यम से हमें क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं उन क्वेश्चंस पर हम लोग यहां पर बात करेंगे। मैं जीएस से स्टार्ट कर लेता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जीएस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे बच्चों से ये कंफर्म किया गया है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, इस प्रकार का क्वेश्चन था। अगर हाँ या ना तो आप लोग बता सकते हैं क्रिप्स मिशन भारत कब आया। भारत कब आया, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था क्या? क्योंकि 3-4 बच्चों ने ये कंफर्म किया है। तो आप कहेंगे सर ये मार्च 1942 में आया है। कब? मार्च 1942 में आया था। एक था कुंडलकुलम नाविकीय षड्यंत्र। एक क्या था भैया? कुंडलकुलम कुंडलकुलम नाभिकीय षड्यंत्र। नाभिकीय विद्युत षड्यंत्र किस राज्य में है? विद्युत षड्यंत्र ये किस राज्य में पूछा था? तो आप कहेंगे सर ये तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु के कुंडलकुलम में। तमिलनाडु के कुंडलकुलम में था। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कथकली और मोहिनी अट्टम। एक क्वेश्चन है कथकली कथकली एवं मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित हैं? किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये केरल से संबंधित होंगे। कहां से संबंधित हैं? केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, डंडा यात्रा महोत्सव। डंडा यात्रा महोत्सव डंडा यात्रा महोत्सव यात्रा महोत्सव किस राज्य का है? महोत्सव किस राज्य का है? ऐसा क्वेश्चन था। तो आप कहेंगे किस राज्य का है? ये है ओडिशा का। किसका है? ये ओडिशा का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा था जन औषधि एक्सप्रेस कब चली? जन औषधि एक्सप्रेस जन औषधि एक्सप्रेस एक्सप्रेस कब चली? ऐसा एक क्वेश्चन था, कब चली? तो ये चली है मार्च 2023 में। मार्च 2023 में। हालांकि ये 1 मार्च को चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? आप कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद पूछा था, अनुच्छेद 32 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आगे चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल्स में आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस किस अनुच्छेद में है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कौन कौन से आर्टिकल में आता है? आप कहेंगे सर 25 से लेकर 28 तक। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। नेक्स्ट था कि अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता था। यहां पर है नीरज चोपड़ा। अगस्त 2023 ऐसे करके था। मैं नीरज चोपड़ा ने, किसने? नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? कौन सा मेडल जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है। भाला फेंक में गोल्ड जीता था इन्होंने। कौन सा जीता है? गोल्ड। आगे चलते हैं। लिखा है मीराबाई चानू का संबंध किससे है? मीराबाई चानू का संबंध पूछा था। का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे भारोत्तोलन से। किससे है? भारोत्तोलन से। तो आप कहेंगे सर भारोत्तोलन से है। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन था भारत की सबसे लंबी नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप कहेंगे गंगा। कौन सी है? गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछा था सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध, लंबा बांध, तो हीराकुंड बांध होगा। बड़ा बांध हो जाए, लंबा बांध हो जाए तो आप कहेंगे हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, ऐसे बच्चों ने बताया है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन, तो आप कहेंगे सर विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। अगर पूछ लेता एक्सप्रेस, अगर आप लोगों से पूछ लेता, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया, आगे हम लोग बात कर रहे हैं। अगर पूछ लेता कि सबसे लंबी ट्रेन पूछी जाती तो आप कह सकते थे कौन सी ट्रेन है? सुपर वास्की, 3.25 के आसपास होगी, 3.25 किलोमीटर लंबी ट्रेन है वो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, निर्वाचन रीति कौन से आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल 55 में। ये क्वेश्चंस थे जो हम लोगों को मिल पाए हैं आज। मैं यहाँ पर बता दूं, सारे ही क्वेश्चंस मैंने बता दिए जो क्वेश्चंस आज मुझे मिले थे। आई होप आप लोग इनको जरूर करके आए होंगे। अभी आपकी रीजनिंग की एनालिसिस होगी, राहुल सर आ चुके हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त होंगे। और जो जिनका एग्ज़ाम आगे आने वाला है उनके लिए एनालिसिस हम लोग करा रहे हैं। तो रीजनिंग के आज की जो पहली शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन रहे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग के दो पार्ट, वर्बल और नॉन वर्बल, किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्बल रीजनिंग की, कितने क्वेश्चन आज वर्बल रीजनिंग के मिले हैं। तो मैं बात करूंगा यहाँ 17 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और अगर नॉन वर्बल की बात की जाए तो 3 क्वेश्चन नॉन वर्बल, हो सकता है 4 भी हों, लेकिन एग्जैक्ट डेटा तो देखो नहीं बताया बच्चों ने, लेकिन मैं 3 क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ, हो सकता है कि 4 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो 3 क्वेश्चन जो बिल्कुल कंफर्म हुए हैं कि सर 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा गया है वो कंफर्म है। तो 17 और 3 यहाँ इस प्रकार से पूछे गए हैं। नॉन वर्बल में कौन कौन से चैप्टर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉन वर्बल में चैप्टर पूछा गया है आपका, एक तो हिडन फिगर का पूछा गया है क्वेश्चन, छिपी आकृति वाला हिडन फिगर का एक क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन इसमें फिगर सीरीज का पूछा गया है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक क्वेश्चन। और एक आपका कंप्लीशन का पूछा गया है, एक आपसे फिगर कंप्लीशन, आकृति पूर्ण करने वाला, आकृति पूर्ण करने वाला। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं एग्जाम में नॉन वर्बल रीजनिंग से। मैं बात करता हूँ वर्बल रीजनिंग की, तो वर्बल रीजनिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की ही बात करूं तो ये कोडिंग डिकोडिंग एसएससी अभी फिलहाल तक आसान लेवल के साथ ही पूछ रही है। इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों के दोनों, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल रहा कि सर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हमसे छोटा है, आसान है, आसान लेवल के साथ पूछा गया है। आज क्या बदलाव देखने को मिला मैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद मैं बात करता हूं एनालॉजी, 2 क्वेश्चनों में बदलाव देखने को मिला है। एनालॉजी की बात करूं तो एक क्वेश्चन यहां से आपका लेटर एनालॉजी का पूछा गया है, लेटर एनालॉजी। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं सीरीज की। नंबर सीरीज से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें एक तो है क्यूब बेस्ड, अब तक स्क्वायर वाला पूछा जा रहा था, अब की बार क्यूब वाला भी पूछ लिया, क्यूब पर आधारित, घन पर आधारित क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन था डिफरेंस वाला। मैं अगर दोनों के लेवल की बात करूं तो दोनों का लेवल बिल्कुल इजी था, दोनों क्वेश्चनों को बच्चे करके आए हैं, सीरीज के दोनों क्वेश्चनों को बच्चे करके आए हैं बिल्कुल आसानी के साथ। उसके बाद मैं बात करता हूं
उसके बाद मैं बात करता हूं, एक क्वेश्चन हमारा रिपीटेड सीरीज से पूछा गया है, एक क्वेश्चन हमारा रिपीटेड सीरीज से पूछा गया है, एक क्वेश्चन जो आपका खालिस्तान भरना होता है ना, इस प्रकार से ए बी, इस प्रकार से डी, फिर डैश, फिर बी, इस तरीके से जो चीजें आती हैं, है ना, रिपीटेड सीरीज का। उसके बाद मैं बात करता हूं डाइस की। डाइस से एक क्वेश्चन पूछा गया है, डाइस से एक क्वेश्चन पूछा गया है, और आपको 2 डाइस दिए गए थे इस तरीके के, और इनमें इनमें किसी एक नंबर का अपोजिट पूछा था, अपोजिट 2 डाइस वाला था, नॉर्मल था बिल्कुल, एक क्वेश्चन इजी वाला, अपोजिट पूछ लिया गया था इसमें कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा। उसके बाद बात करता हूं डाइस के बाद ब्लड रिलेशन भाई पूछा जा रहा है, ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आपका, अगर मैं बात करूं ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन, कौन सा वाला, वही आपका इक्वेशन वाला, a@b का अर्थ है कि a b का पिता है, और लास्ट में आपको इक्वेशन दे दी जाती है कि इस इक्वेशन में b का m से क्या संबंध होगा, इस तरीके का क्वेश्चन। उसके आगे मैं बात करता हूं दोस्तों, जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आपका भाई पूछा ही जा रहा है, याद रखना। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो सिटिंग अरेंजमेंट के आपके 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में एक तो है आपका सर्कल में 6 लोग बिठाने वाला, अंदर की तरफ फेस, इसको रखूंगा मैं इजी वाली श्रेणी में, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन था ये था, एक रेक्टेंगल टेबल थी, इसमें 8 लोग बिठाए जा रहे हैं, 8 लोग, और ये थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है ना, टाइम टेकिंग भी ये हो सकता है बिल्कुल। मैं ये नहीं कहूंगा कि आसान आप इसको मानकर चलेंगे, टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि 8 लोग वाला रेक्टेंगल टेबल में बिठाना है। अब हो सकता है कि ऐसे बोला हो कि 2 इस भुजा पर बैठे हैं, 2 इस भुजा पर, 2 इस पर, 2 इस पर, हो सकता है कि 4 कोने पर बैठे हैं, 4 भुजाओं के बीच में बैठे, मतलब टाइम टेकिंग बनाने की कोशिश की जाती है 8 लोग वाला अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। उसके मैं बात करूंगा मैथमेटिकल ऑपरेशन से। अगर मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करूं, यहां से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक क्वेश्चन ये आ ही रहा है, एक या दो हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आज जो बदलाव देखने को मिला वो 2 क्वेश्चनों का बदलाव देखने को मिला है, जो न्यू चैप्टर ऐड हुए हैं। एक तो मैं बात करता हूं आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, और इसमें आपका लेटर वाला पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कुछ इस तरीके के, PEH पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ILO, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं बस, RUX और MPT, इसमें प्लस या माइनस ही होता रहता है और कुछ नहीं है, केवल प्लस माइनस या वॉवेल और कॉन्सोनेंट लास्ट में, बस यही चीज होती है, या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, ये चीज रहती है। और 4 विकल्पों में से एक विकल्प अलग होगा, वो हमको ढूंढकर निकालना होता है। क्लासिफिकेशन का ये एक क्वेश्चन देखने को मिला, लेटर क्लासिफिकेशन। दूसरा बदलाव क्या मिला आज की शिफ्ट में, मिसिंग नंबर। दूसरा बदलाव क्या मिला, मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर भी कैसी पूछी गई है वो भी बता रहा हूं। मिसिंग नंबर में ये चीज हमसे पूछी गई है कि आपको दिया था 12M 24L 10 बराबर 26, इस टाइप का क्वेश्चन, और फिर दूसरा आपसे पूछ लिया गया कि 15M 20L 12 बराबर क्या, इस टाइप का, इस टाइप का। ये बिल्कुल आसान वाला पूछा गया था, इसको मैं इजी वाली श्रेणी में ही रखूंगा, क्योंकि सभी बच्चों ने बोला था सर केवल जोड़ना घटाना हो रहा था, बस जोड़ना घटाना हो रहा था, तो ये इजी वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का लेवल रहा, और आज करने लायक जो क्वेश्चन थे वो टोटल मैं आपको बता दूं, 20 में से कितने क्वेश्चन आज आप कर सकते थे, तो 18 आपका एवरेज स्कोर है। कुछ बच्चे 19 भी करके आए होंगे, कुछ 17 भी करके आए होंगे, और कुछ 20 भी करके आए होंगे। एवरेज स्कोर मैं 18 कहूंगा आज की शिफ्ट का, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट का टाइम टेकिंग था, और हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन जो है ना वो छोटा हो, वो किस चीज, स्लॉग्स मैंने लिखा नहीं है शायद, स्लॉग्स का भी मैं लिख देता हूं। एक क्वेश्चन आपका स्लॉगिज्म से भी था, यहां लिख लेना, एक क्वेश्चन आपका स्लॉगिज्म से था, ये हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है दोस्तों, है ना, एक क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्शन से इस शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं था, और मैं बात करूं तो अल्फाबेट सीरीज वाला भी यहां क्वेश्चन नहीं था। मिसिंग नंबर वाला हो सकता है कि किसी बच्चे को वो नया लगे, लेकिन उसमें जोड़ना घटाना था, इसीलिए मैंने एवरेज स्कोर जो लिखा वो यहां पर आपके लिए 18 लिखा है, कि 18 क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं जिसने रीजनिंग को बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, ठीक है। आगे मैथ के लिए दीपक भाटी सर आ रहे हैं, आपको बता। हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो भाई मैथ्स का अगर मैं बात करूं तो
वही चीज मैथ्स में चल रही है जो फर्स्ट डे और फर्स्ट शिफ्ट से चल रही थी। आप सभी जानते हैं मैथ्स का लेवल की अगर बात करूं बच्चे, मैथ्स के एनालिसिस बिल्कुल भी मैं आपसे कहूं घबराने की जरूरत 1% भी आपको नहीं है। मैथ्स के अगर मैं लेवल की बात करूं तो मैथ्स का जो लेवल है बिल्कुल आसान लेवल बन रहा है। मैथ्स को लेकर अगर आप अपना स्कोर 12, 13, 14 सोच रहे थे पहले, तो कम से भी कम जो बच्चा अपना स्कोर 14 स्कोर सोचकर चल रहा था कि मैथ्स में इतना स्कोर मैं कर जाऊं तो मैं अच्छा कर जाऊंगा, कम से भी कम 4 या 5 नंबर प्लस करके चलना। 14 वाला 18 के पास जरूर जाएगा, 17-18 वाला 20 के पास जाएगा, 20 आउट ऑफ 20, और जो 20 आउट ऑफ 20 पहले ही ला रहा था वो तो 20 में से 20 लाएगा ही। ठीक है, तो जो कम स्कोर कर रहे थे कम से कम 2-3 नंबर का स्कोर अपने में अप करके चलें, क्योंकि बहुत आसान पेपर बन रहा है। कैसा पेपर है थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूं। टाइम एंड वर्क की अगर बात करूं बच्चे, टाइम एंड वर्क की अगर मैं बात करूं तो टाइम एंड वर्क में सवाल था कि ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 14 दिन में कर सकता है, ए प्लस बी प्लस सी उसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। देखो डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बच्चा थोड़ा सा अपना आइडिया से बताता है। तो इस तरीके का सवाल था कि ए किसी का काम को 7 दिन, बी 14 दिन, ए बी सी 10 दिन, हो सकता है डेटा ऊपर नीचे हो, लेकिन उसने पूछा था कि सी कितने दिन में करेगा। तो इन तीनों की एफिशिएंसी टोटल वर्क यहां निकालकर कार्य क्षमता, ए और बी की कार्य क्षमता रख के सी की निकाल के अपना सी से बता देंगे कि सी कितने दिन में काम को करेगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान लेवल का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की अगर बात करूं तो टाइम स्पीड डिस्टेंस, समय चाल दूरी। समय चाल दूरी से कैसा क्वेश्चन था कि भाई दो ट्रेन है, एक ट्रेन की जो लंबाई है 350 मीटर है, दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो 190 मीटर है। पहली की जो चाल है वो 78 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी की जो चाल है वो 66 किलोमीटर पर आवर है। और आपसे पूछा गया था कि अगर वो समान दिशा में, देखो ये भी एक थोड़ा सा क्लियर नहीं कर पाया बच्चा कि ट्रेन समान दिशा में चल रही थी या विपरीत, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक मोटा मोटा आइडिया आपको पता चल गया कि दो ट्रेन की लंबाई दी हुई है, दोनों की चाल दी हुई है, चाहे वो समान दिशा में जाए चाहे वो विपरीत में जाए, आप निकाल सकते हो कि एक दूसरे को वो कितनी देर में पार करेंगी। यही आपसे पूछा गया था। तीसरे क्वेश्चन की अगर तरफ अगर मैं आऊं तो बच्चे डिस्काउंट का क्वेश्चन है। डिस्काउंट में से पहले भी 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है ना वो क्रय मूल्य से मान लो 35% ऊपर, मान लो क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य को 135 रख दिया गया, 35% ऊपर लागत मूल्य से, और उस पर डिस्काउंट दिया गया है 20% का। ऐसा बोला कि भैया उस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया और फिर आपसे बोला है कि बताओ यहां उसको प्रॉफिट कितना परसेंट होगा। तो ये सवाल भी आपके लिए कोई नया नहीं है। क्रय मूल्य को 100 मानेंगे, अंकित को 135, 20% का डिस्काउंट 135 पर देंगे और फिर देखेंगे कि यहां उस पर कितना उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत आसान है। टाइप 1 के क्वेश्चन होते हैं, जब हम क्लास शुरू करते हैं ना तो टाइप 1 में जिस तरह के सवाल पढ़ते हैं ये वही है। एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से था कि आपको दिया हुआ था ए बाई बी अनुपात सी बाई डी अनुपात ई बाई एफ। कुछ डेटा था, ये कुछ डेटा था, कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए थे, 3 आपको एग्जैक्ट फ्रैक्शन बच्चा नहीं बता पाया, मैं जस्ट आपको रूल बता रहा हूं रूल क्या है। और आपसे फ्रैक्शन का बच्चे एलसीएम पूछा था। आप सभी जानते हैं अगर किसी फ्रैक्शन का एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम एसीई और नीचे वाले का एचसीएफ यानी कि बी डी और एफ, ये आपसे पूछा गया। तो हो सकता है अगली किसी शिफ्ट में एचसीएफ पूछ ले तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ओके, एक क्वेश्चन यहां से आया था। थोड़ा सा आगे चलें, सिंप्लीफिकेशन से अगेन, सिंप्लीफिकेशन से बच्चा अगेन वही 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है मैं उनसे कहूंगा कि बोर्ड मास के 10-15 क्वेश्चन अभी इस एनालिसिस के बाद प्रैक्टिस कर लो। बोर्ड मास के क्वेश्चन 10-15 आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक फ्लो बन जाएगा और वहीं से आप 2-3 क्वेश्चन अपने ठीक कर सकते हो। थोड़ा सा आगे चलूं मैं, मेंसुरेशन से बहुत आसान। जो बच्चे मेंसुरेशन को लेकर परेशान होते हैं ना कि सर क्षेत्रमिति मेंसुरेशन ही ऐसा सब्जेक्ट है जो हमको ठीक नहीं लगता है या फिर हमारा क्वेश्चन कटता है, तो बच्चे बेसिक फॉर्मूले पढ़ जाना।
जिन बच्चों का बाद में एग्जाम है उनसे मैं कहूंगा कि आप यूट्यूब पर सर्च करना मेंसुरेशन बाय दीपक भाटी सर। 2-3 घंटे की मैंने कोई क्लास ली होगी और वहां सारा का सारा मैंने कराया हुआ है, एक सवाल उससे बाहर नहीं जाएगा। परमवीर बैच भी आप देख सकते हो, यूट्यूब पर डालना परमवीर बैच, बहुत फेमस, आप लोगों ने उसे कर दिया है। परमवीर बैच डालना, वहां जो मैंने मेंसुरेशन कराया है उससे बाहर एक सवाल, जितनी भी शिफ्ट अब तक हुई है एक सवाल उससे बाहर नहीं गया है, बेसिक फॉर्मूले से पूछा गया है। सवाल ने बोला है कि गोले की त्रिज्या आपको दी हुई है बच्चे, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या आपको दी हुई है, कुछ दी हुई थी सवाल में, और बच्चे ने कहा था कि मतलब सवाल में कहा गया था कि गोले की आयतन जो है ये गिवन था, बोला था कि गोले का जो आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर है, शंकु यानी कि कोण के आयतन के बराबर है। और फिर बोला गया था कि भैया यहां से कुछ उनकी त्रिज्या के बारे में भी बोला गया था कि गोले की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के बराबर है, आयतन भी बराबर है, तो वहां से शंकु की हाइट आपसे पूछी थी कि शंकु की ऊंचाई क्या होगी, तो भैया दोनों की त्रिज्या बराबर है, दोनों का आयतन बराबर है, तो वहां से त्रिज्या सॉरी हाइट निकाल लेंगे। एग्जैक्ट बच्चा नहीं बता पाया इस सवाल के बारे में, लेकिन हल्का हल्का मोटा मोटा आइडिया उसने कुछ इस तरीके से हमें दिया इस सवाल का, तो वहां से दोनों का वॉल्यूम आयतन हम बराबर कर लेंगे। लेकिन दोनों का फॉर्मूला बच्चा हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा पढ़ जाना। बात करें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की, देखो जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा था मैंने एक बात आपसे कही थी कि एसएससी कुछ लिमिटेड परसेंटेज है जिनके ऊपर वो बार बार सवाल देता है, और वही एसएससी इस बार भी कर रहा है। एसएससी 10%, 5% को बार बार रिपीट कर रहा है, 20%, और उनका मैंने एक टेबल बनाकर आपको लिखवाया भी था, याद भी करवाया था क्लास में। आज भी वही सवाल बना है कि भैया आपको मूलधन दे दिया उसने 54,000, आपको समय उसने दिया है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20%, और कहा है कि ब्याज जो है ना वो अर्धवार्षिक लगता है, ब्याज जो है बच्चा वो अर्धवार्षिक कैलकुलेट होता है। तो बताओ साधारण सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहां से आप कहेंगे कि सर अगर ब्याज अर्धवार्षिक लगता है ना तो रेट भी हमारा आधा हो जाएगा, 10% होगा कि नहीं, और 1.5 साल में कितनी बार लगेगा, 3 बार, और 10% का 3 बार का इंटरेस्ट कितना होता है, 33.1%, 54,000 का 33.1% निकाल लेंगे, यही आपसे पूछा गया है ना। तो वही चीज जो टेबल में मैंने लिखवाई है आपको बार बार रिपीट करके वही पूछी जा रही है। आयत की अगर बात करें, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, आयत की लंबाई दी हुई थी, आयत की चौड़ाई दी हुई थी, और क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ है, क्षेत्रफल आपसे पूछा हुआ है, किसी आयत की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई इतनी है, और बताओ इसका एरिया क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, डायरेक्ट आपको उनको मल्टीप्लाई करना था, आपका आंसर। बिल्कुल मैं कह रहा हूं बिल्कुल परेशान मत होना मैथ्स को लेकर, यही लेवल लास्ट तक रहेगा। मैथ्स को एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट मानकर चलना कि यार हम अगर 10-11 क्वेश्चन ठीक कर रहे थे, कम से कम 15-16 करके आओगे। 10-11 वाले बच्चों 15-16 क्वेश्चन, 16 से प्लस ही जाओगे, डाउन नहीं रहोगे आप। तो अगर हाँ ये भी डिस्काउंट वाला भी मैंने बता दिया है। तो यही कुछ 10-11 क्वेश्चन मुझे मिले थे, और 12-13 है ना सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन बोर्ड मास के। तो आप बिल्कुल भी मैथ्स को लेकर टेंशन मत लेना, बहुत ही सरल पेपर बन रहा है। टाइप 1 टाइप 2 जो अपनी क्लास में सिलेबस में आप पढ़ते हो, पूरा का पूरा पेपर वहीं से सेट हो रहा है। कोई एक सिंगल सवाल टिपिकल नहीं बन रहा। सिंगल सवाल अगर मैं कहूं कि यार ये तो अच्छा लेवल है, नहीं बन रहा भाई, बिल्कुल भी नहीं बन रहा। 20 के 20 क्वेश्चन डुएबल हैं, तो उसके मैथ्स को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाना। बाकी सब्जेक्ट्स भी आसान ही बन रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूं एनालिसिस में। तो चलिए अब हिंदी के एनालिसिस करने ममतेज सर आपके सामने आ रहे हैं। हेलो बच्चों नमस्कार। हेलो बच्चों नमस्कार। देखिए हिंदी के कुछ प्रश्न मेरे दोस्त आप हमें मिले हैं अभी, तो हिंदी के कौन कौन से प्रश्न हैं इनको हम लोग करने वाले हैं, इस तरीके से क्या क्या बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। तो वीर एक तो स्थिर का विलोम हमसे पूछा था आज की मीटिंग में, आज वाली शिफ्ट में स्थिर का विलोम हमसे पूछा था। तो स्थिर का विलोम मेरे वीर क्या होगा, अस्थिर। स्थिर उसको बोलते हैं जो एक जगह रहे, और अस्थिर उसको बोलते हैं जो एक स्थान पर न टिके या नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट आगे हमसे पूछा था उभारना का पर्यायवाची। उभारना शब्द था, इसका पर्यायवाची हम लोगों से पूछे थे। तो उकसाना या फिर
खुलना कह सकते हो, उगना कह सकते हो, या निकलना कह सकते हो, यानी कि का पर्यायवाची हम लोगों से इसमें पूछे थे। नेक्स्ट, एक और पर्यायवाची था अधीन। अधीन बताया था बच्चे ने कि सर अधीन का पर्यायवाची हमसे पूछा गया था। बच्चों के द्वारा बताए गए प्रश्न हैं ये मेरे दोस्त, है ना। और जितनी बच्चों से बात हो पाती है वो भी जल्दी जल्दी में ही बात करते हैं, बस कि जितना हो उतनी जल्दी जल्दी में बात कर पाते हैं बस। ठीक, तो देखो मेरे दोस्त, ये अधीन का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया था आप लोगों से। आश्रित बोल देंगे या फिर मेरे दोस्त परवश बोल देंगे, लाचार बोल देंगे। एक ग्रहण का विलोम हमसे पूछा था। इसका ग्रहण का विलोम हमसे पूछा था। भाई ग्रहण करना और उसका फिर क्या होगा मेरे दोस्त, विलोम त्याग। ग्रहण का विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, त्याग हो जाएगा। एक आगे पूछा था वाक्य शुद्धि। दोस्तों वाक्य शुद्धि के 2 प्रश्न हम लोगों से पूछे गए थे, ध्यान देना। 2 प्रश्न वाक्य शुद्धि के। रिक्त स्थान की बात करूं तो रिक्त स्थान आप लोगों के आ ही रहे हैं। 1 या 2 प्रश्न देखने के लिए आप लोगों को मिल रहे हैं। तद्भव तत्सम भी मेरे दोस्त हम लोगों को पूछे जा रहे हैं इसमें। तद्भव और तत्सम भी अधिक मात्रा में 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और एक गद्यांश तो कंपलसरी है मेरे वीर। गद्यांश जो आ रहा है, आज का गद्यांश मेरे दोस्त, वो आत्महत्या पर आया था। आत्महत्या पर आया था कि आत्महत्या क्यों हो रही है, उस पर मेरे दोस्त आज गद्यांश आया था। आत्महत्या पर मेरे दोस्त गद्यांश आया था। आगे दिया है मेरे दोस्त वर्तनी। देखो वर्तनी पूछी थी आप लोगों की, है ना। अंत्येष्टि कैसे लिखा जाता है, एक बच्चे ने बताया कि सर अंत्येष्टि के बारे में आया था। अंत्येष्टि जिसको हम कहते हैं मरने के बाद जो क्रियाक्रम होता है उसको कहते हैं। एक आत्म का विलोम पूछा था। आत्म का विलोम अनात्म हो जाएगा। अगर पूछे आत्मा का विलोम तो आत्मा का विलोम परमात्मा हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये कुछ बच्चों के दिए गए प्रश्न थे। अंत्येष्टि के साथ साथ अगर आप लोगों से अब भविष्य में अतिशयोक्ति पूछ ले तो ये प्रश्न बताया नहीं है, बताया तो अंत्येष्टि है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अतिशयोक्ति इस तरीके से लिखा जाता है। अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी अगर आप लोगों से पूछ ली जाए तो उसमें पूरा सह बनता है। ये बात अपने दिल और दिमाग में रख लीजिए। ठीक है दोस्त, ये इस तरीके के प्रश्न जो बताए गए बच्चों के द्वारा, बस ये ही अभी तक पता चला है कि इतने प्रश्नों से प्रश्न आ रहे हैं। 5 प्रश्न तो आपके गद्यांश से आने निश्चित हैं, ये तो कंफर्म है मेरे दोस्त। वोकैबुलरी पर जितना ध्यान दोगे उतना ज्यादा फायदा है। वोकैबुलरी पर जितना ही ध्यान आप लोग दो उतना फायदा हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसीलिए आप लोग कृपया करके वोकैबुलरी को ज्यादा से ज्यादा अधिक तरीके से आप लोग याद करिएगा। और गद्यांश और रिक्त स्थान तो आप लोगों को पूछे जा रहे हैं। तद्भव तत्सम की क्लास आप लोगों की करा दी गई है एक। ठीक है, तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।